नमस्कार, मैं प्रीति बोध, आप देख रहे हैं संता टाइम न्यूज। बम्बई में काम करना बंद कर दे तो पूरे बम्बई की अर्थव्यवस्था बंद हो जाएगी, लोग भूखे मरेंगे। इसी प्रकार पूरे भारत देश में आपको कहीं चले जाइए, न केवल भारत में बल्कि दुबई चले जाइए, चीन चले जाइए, तमाम और देश चले जाइए, आपको कहीं ना कहीं कभी बाल बनाने वाला मुसलमान मिल जाएगा, गाड़ी का ड्राइविंग करने वाला मुसलमान मिल जाएगा। और अपने उत्तर प्रदेश में या अपने भारत में भी देख लीजिए, मुसलमान एक ऐसी कौम है जिसको कोई काम करने में छोटा बड़ा नहीं लगता। हमारे समाज के बच्चों को तो लगता है ये कैसे करेंगे, ऐसे करे तो हमारी नटिया कट जाए, लेकिन मुसलमान कहता है कि अगर 4 भाई है तो एक बाल बना लेगा, एक चाउमीन भी बेच लेगा, एक ठेला भी लगा लेगा, कोई भी एक पंक्चर भी जोड़ लेगा, कोई भी काम वो खुशी खुशी कर लेता है। तो सीख लेने की जरूरत है कि जिसके अंदर इतना हुनर है, जिसके अंदर इतनी सहनशीलता है, उसके खिलाफ जो माहौल तैयार किया जा रहा है, ऐसे में दोनों लोगों को, बहुजन समाज की शक्ति बनना है। मुसलमान भाइयों को, दलित भाइयों को और पिछड़े भाइयों को, जो साहब का नारा था बहुजन समाज के 3 कप्तान, दलित, पिछड़ा और मकान, तो ये बुलडोजर जो केवल मुसलमानों पे आज चलाया जा रहा है, इससे मत सोचिए कि यार मुसलमानों के ऊपर चल रहा है। आज तो ये काम करने का एक तरीका है कि बुलडोजर अगर मजबूत कर दोगे तो एक दिन ये बुलडोजर तुम्हारे संविधान के ऊपर भी चलने लगेगा, और कहीं ना कहीं से संविधान के ऊपर चलने लगा है। आपका आरक्षण खत्म किया जा रहा है, नौकरियां खत्म की जा रही है, यहाँ तक कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें मैं आपको बताऊं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश में 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, उच्च शिक्षा के 45,000 संस्थान हैं। नई शिक्षा नीति के तहत सरकार कह रही है कि जैसे कई सारे बैंकों को मर्ज करके 2 या 3 बैंक में कर दिया जाए, उसी प्रकार से ये तमाम जो डिग्री कॉलेजेस हैं 45,000 संख्या में, इनको 20,000 से 25,000 में कर दिया जाए। और इस बात को आप सोचिए कि अगर 45,000 डिग्री कॉलेज होने के बावजूद हमारे समाज के बच्चे बच्चियां उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, ऐसे में अगर 20-25,000 केवल डिग्री कॉलेज रह जाएंगे तो ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा शिक्षा से कौन वंचित रहेगा? हमारे समाज के लोग। और इसका शुरुआत भी हो चुका है। बहन जी, मैं भी आप ही के समाज की बेटी हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है घर में आराम से रहना, खाना पीना बनाना, आराम से सोना, हम भी अच्छा लगता है, हमको भी आराम करने का बहुत मन करता है। कमर में थोड़ी दिक्कत है, बार बार दर्द होता है, बेल्ट लगाती हूँ फिर भी चलती रहती हूँ, हमें भी बहुत मन करता है। लेकिन यही सोचती हूँ कि साहब का वो सपना जब याद आता है तो सोचती हूँ कि भले 4 औरतें रहेंगी, लेकिन मैं उनको इस बात को जरूर बताऊंगी कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति का एक बड़ा जो स्वरूप वो सामने दिखाई दे रहा है। जो आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कंबाइंड एग्जाम हो रहा है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, इन एंट्रेंस एग्जाम में हमारे समाज के बच्चियों ने 80% बच्चियों ने अब हायर एजुकेशन का फॉर्म भरना बंद कर दिया। ये बहुत आश्चर्य की बात है बहन जी कि हमारी बच्चियां अब इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर से फॉर्म भरा जा रहा है, उसकी फीस 1,000-1,500 रुपया रखी जा रही है। जो 100 रुपया दिन भर में नहीं कमा पा रहा है वो एंट्रेंस एग्जाम का फीस 1,000-1,500 रुपया कैसे दे? मेरे घर में जो काम करके आते हैं भैया, हमारा गार्डन साफ करते हैं, उनकी बेटी की हमने फीस भरी 12,000 रुपया। हमने उनको एम्प्लॉय नहीं किया, केवल सामाजिक ताने बाने के चलते वो भैया हमारे घर आते हैं, गार्डन वार्डन सही करते हैं। हमने उनसे जब पूछा कि बिटिया का कितना फीस लगेगा BHU में, तो उनको मुझे पता चला 12,000 रुपए, BA का फीस 12,000 रुपए। आप में से मुझे लगता है कि 2, 4, 6, 10 लोग ही होंगे जो बच्चों को 12,000 रुपए फीस देकर के BHU में पढ़ा पाए, बाकी बच्चे तो छोड़ ही देंगे ना, इंटर के बाद छोड़ देंगे। एक बड़ी साजिश चल रही है, ये बुलडोजर आपके कानून पे चल रहा है, आपकी शिक्षा पे चल रहा है, आपके संविधान पे चल रहा है। और अगर आप इकट्ठा नहीं रहे तो अपनी सत्ता कायम रखने के लिए ये लोग तुम्हारी एकजुटता पे, तुम्हारी अखंडता पे भी ये बुलडोजर चलाएंगे। जैसे ये कहते हैं कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, जिन मुसलमानों को हिंदू धर्म नहीं स्वीकार वो जाके पाकिस्तान रहे। अरे मुसलमान क्यों पाकिस्तान रहेगा? भारत देश को आजाद करने में सबसे ज्यादा योगदान तो मुसलमानों का रहा। मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ जितने मुसलमान साथी बैठे हैं, आपका, जितने भी हमारे कमर जफर भाई और सैयद इकबाल हैदर भाई, हमारे इशाक भाई जो यहाँ बैठे थे चले गए, आप सबको मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके पुरखों ने कहा उस समय जब आजादी का दौर था, जब विभाजन का दौर हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, आपके पुरखे चाहते तो वो पाकिस्तान चले जाते, लेकिन आपके पुरखों ने कहा कि ये भारत देश हमारी मातृभूमि है, ये जन्मभूमि है, ये कर्म भूमि है, इसी माटी में हमारा कफन तैयार होगा। अपनी देश धरती जमीन को छोड़ के हम दुश्मन देश पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और जिन लोगों ने
जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगी, ये माफी वीर आज देश की वीरता का गुणगान कर रहे हैं और मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांग रहे हैं। इन लोगों ने माफी मांगी और कहा कि आपका हम कभी विरोध नहीं करेंगे, आप हमको पेंशन दीजिए, हम आपके साथ मिलकर आएंगे और देश में बाकी लोगों को भी इसी तरीके से आपके सामने झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये जो बुलडोजर हमारे समाज की एकता पे चल रहा है, जिसने हिंदू मुसलमान के नाम पे खाई पैदा कर दी है, ये कैसा हिंदूवाद है, ये कैसा हिंदूवाद है जहाँ एक मुसलमान आपके घर का पानी पी लेता है, लेकिन तथाकथित उसी हिंदू धर्म में पैदा होकर के अपने आप को ब्रह्मा के मुख से पैदा करने वाला आपके घर का पानी पीने से इनकार कर देता है। अगर हिंदू हो तो आप बराबरी का दर्जा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ मेरे भाई। आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे इकट्ठा किया जाता है कि हिंदू हो, मुसलमान का नफरत करो, मुसलमान के खिलाफ ये करो वो करो, तब हिंदू बनाया जाता है। और जब बेटी को हाथरस में जलाया जाता है तो वो बेटी भी तो हिंदू हुई थी, क्यों नहीं उसके लिए बाद में लोग सड़क पर निकल करके लोग प्रदर्शन किए? बताइए, ये कैसा हिंदूवाद है जो एक आदमी के साथ दूसरे आदमी का भेद करता है? मैं धन्यवाद करती हूँ सहवान तुम्हारे पुरखों का, मैं तुम्हारे चरण छूने के लिए तैयार हूँ कि तुम्हारे माँ बाप ने सैक्रिफाइस किया, तब आज हम यहाँ पर खड़े हैं। क्योंकि आप ही के जैसे एक भाई थे जिनके पिता ने आयातुल्लाह खान नाम के एक मुसलमान थे, जिन्होंने साहब कांशी राम को देवरिया में अपने घर में दही और भात खिला करके जिंदा रखा। मैं धन्यवाद देती हूँ सहवान तुम्हारे पुरखों का, जिन्होंने माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को पहला स्कूल खोलने के लिए जमीन दी। वो मुसलमान भाइयों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसलिए जो बुलडोजर हमारे समाज की एकता को चलाने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए, इस बुलडोजर संस्कृति पे ध्यान दीजिए। ये आपकी शिक्षा, रोजगार, आपकी एकता पे जो चल रहा है, ये एक दिन आपकी स्वतंत्रता पे भी चलेगा। और औरतों को स्वतंत्रता नहीं रहना चाहिए, ये लोग कहते हैं। ये कहते हैं स्त्री क्या शूद्रो ना दियता, स्त्री और शूद्रों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। एक तथाकथित धर्मशास्त्र कह रहा है, ढोल बवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ढोल को पीटा जाए काबू में रहता है, कहते हैं शूद्र को पीटा जाए काबू में रहता है। अरे इंसान को पीटा जाएगा इंसान के द्वारा तो इंसान काबू में रहेगा, और कहते हैं कि औरत को पीटा जाए तो काबू में रहेगा। जिसने ये धर्मशास्त्र लिखा, अगर आज वो जिंदा रहता तो मैं दावा करती हूँ कि हम औरतों को वो फेस नहीं कर पाता, वो अपना कहीं मुंह छुपाए घूमता, क्योंकि उसको इस दुनिया में रहने का अधिकार ही नहीं होता। ये तो शुक्र है कि आज के इस दौर में वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी विचारधारा पे लोग जो लोग चल रहे हैं, उनकी विचारधारा पे हमको बुलडोजर चलाना है, और हम बुलडोजर अपनी एकता के द्वारा ही चला सकते हैं। ये सामाजिक एकता जो हमको भाई को भाई से जोड़ती है, इसको हमें एक कायम रखना है। और ये जान लीजिए कि जो बुलडोजर चलाने का कल्चर चल रहा है, तमाशा देख रहे हैं, शुरू में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये पीड़ा गायब होगा, दर्दनाक होगा। इससे पहले वो समय आए, हम जो गांव-गांव घूम रहे हैं, इतना पेन ले रहे हैं कि खाए पिए बिना महाराष्ट्र से चल दिए, रात भर एयरपोर्ट पर सोए, सुबह 6 बजे फ्लाइट, 7 बजे लखनऊ, और उसके बाद 11:30 बजे यहाँ पे मैं सीधे वहाँ से आई थी। यहाँ जब यहाँ देखी कि कार्यक्रम की तैयारी सही चल रही है, तब मैं गई आपके घर, अपनी माँ के घर। अपनी माँ को तो मैं कभी नहीं देखती किसी कार्यक्रम में आप आती, लेकिन ये जीती जाती मेरी माँ आपके सामने है मौजूद। आपके घर में गई, वहाँ नहाया धोया, खाया पिया, आपके पास में चली आ गई हूँ, चाय पानी सब पूरा अपना व्यवस्था करा के आपने मुझे जो यहाँ भेजा। ये एकता का परिचय आपको देना है मेरे प्यारे भाइयों, जिसके लिए हम इतना कष्ट उठा रहे हैं, इतना पेन उठा रहे हैं। हमें जो समता मूलक समाज का निर्माण, हमें समरसता मूलक समाज नहीं चाहिए। समरसता और समता में अंतर जान लीजिए मेरे प्यारे भाइयों। बहुत जगहों पे मैं देख रही हूँ लोग तमाम समरसता बात करते हैं, खिचड़ी का भोज का आयोजन कर रहे हैं। समरसता का मतलब उस ऊंच नीच की व्यवस्था को बनाए रखिए। अही भैंस चराई, चमार चमड़ा छीले, कोई भी जो है खेत में जो है साग भाजी उगाए, ये ऊंच नीच की जो व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, इन लोगों ने समरसता शब्द दिया है। भारत का संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, यानी समानता पे आधारित जो समता मूलक समाज, जिसकी संकल्पना नेताजी ने की थी, जिसकी संकल्पना साहब कांशी राम ने की थी, इसी के द्वारा हमको इस बुलडोजर संस्कृति को रोकना है, इस बुलडोज करने वाली विचारधारा को रोकना है। क्योंकि ये बुलडोजर हमारे धर्म, संस्कृति, राजनीति, न्यायपालिका, प्रशासन, सरकारी संस्थाओं, हमारी एकता और जो हमारे समाज में सामंजस्य और सौहार्द बना हुआ है, इसको बिगाड़ने पे जो चलना शुरू हो गया है, इसको हम इसी तरीके के आयोजन करके और एक बहुजन शक्ति का निर्माण करके ही
रोक सकते हैं। अगर इस पे अंकुश नहीं लगा तो आप समझ लीजिए कि समय कितना खतरनाक आने वाला है। और एक बात और जानिए कि मैडम बोल रही थी, निर्मला मैडम ने कहा ना कि ये गाड़ी है, ये शरीर मान लीजिए गाड़ी है, इसमें दाल खिलाइए, भात खिलाइए, चावल खिलाइए, जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ जंग छिड़नी चाहिए? आप चाहते हैं ना कि गांव में साहब की तरह छोटे छोटे कार्यक्रम होने चाहिए? आप चाहते हैं उनका परिवर्तन होना चाहिए? तो इस परिवर्तन को चाहने के लिए हम आज इस मंच के माध्यम से, वैसे तो मैं ये आह्वान 15 जनवरी को कर चुकी हूँ और इससे पहले भी 2019 के पहले भी मैं इस बात का आह्वान हम लोगों ने जगह जगह अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, तमाम जगहों पे हम लोगों ने बहुजन महासम्मेलन आयोजित करके अपने समाज के जो 2 महापुरुष, जो जीते जी महापुरुष हमारे समाज के जिंदा हैं, जिनको हम लोग आज नेता मानते हैं, एक तरफ हमारी परम सम्मानित बहन जी और दूसरी तरफ हमारे परम सम्मानित अखिलेश जी, ये 2 जो बहुजन समाज के लीडर आज जिंदा हैं। क्या आप चाहते हैं कि ये दोनों नेता एक हो जाएं? कितने लोग चाहते हो ये दोनों नेता एक हो जाएं? कितने लोग चाहते हो कि दोनों नेता एक हो जाएं? क्या आप चाहते हो कि बहन जी और अखिलेश भैया का गठबंधन होना चाहिए? होना चाहिए? तो क्या इस जनता की आवाज को इन दोनों नेताओं तक पहुंचने का बीड़ा उठाओगे? उठाओगे? आजमगढ़ मनुवाद का गर्दन है, आजमगढ़ मनुवाद का टेटुआ है और इस आजमगढ़ से अगर आवाज जाएगी तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इन दोनों नेताओं तक जरूर पहुंचेगी। हम प्रयास करेंगे कि ये दोनों नेता वापस इकट्ठा हो जाए, क्योंकि इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं, हमारे बगैर आपका गुजारा नहीं। बगैर पवन यादव के इंदु चौधरी कुछ नहीं और बगैर इंदु चौधरी के पवन यादव अकेले कुछ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि ये सामाजिक ताना बाना राजनीति के रूप में आए और इसकी जिम्मेदारी बहुजन शक्ति जैसे संगठन जो है, तमाम संगठन में, केवल एक संगठन की बात नहीं करूंगी, जो तमाम संगठन है उन तमाम संगठनों के एक जो कार्य योजना होती है उसमें सबसे ऊपर यही होना चाहिए कि ये सामाजिक ताना बाना राजनीतिक ताने बाने में बदलना चाहिए। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि ये गठबंधन समाज के तौर पे शुरू किया जाए, क्योंकि आप सारे लोग इस बात का गवाह हैं कि जब गठबंधन पिछली बार हुआ था तो एक सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि 48% मुकदमे थाने के बाहर ही सुलझा दिए गए। 48% यानी 50% ऐसे मुकदमे थे जो मैंने पवन यादव के ऊपर किए थे और ऐसे मुकदमे जो पवन यादव ने इंदु चौधरी के ऊपर किए थे, हम दोनों भाई बहन मिलकर के इसको बाहर सुलझा लिए कि हम इस मुकदमे को लेके कोर्ट कचहरी और वो पचही फेल लोगों के चंगुल में फंस करके कोर्ट कचहरी में पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। तो हमारे पैसे का भी बचत हो रहा था, हमारा मनोबल भी भारी था और साहब के समय में जो नारा चलता था, मिले मुलायम कांची राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, वो फिर से फलीभूत हो रहा था। हमारे भाई रविराज जी और प्रीति जी, आपसे विनती करती हूँ कि इस गठबंधन पे आप एक जोरदार नारा, एक जोरदार गाना तैयार करिए और इस गाने को हम हर कार्यक्रम में बजाएंगे। जिस तरीके से आपने उस बिहार में उस तथाकथित व्यक्ति को जवाब दिया, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति को बनाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पिछली बार जिनका गाना हिट हुआ था वो भी अपने समाज के लोग थे। आप लोग इस समाज के आइकॉन हो, बच्चे आपको सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो करते हैं। हमारे पापा ने कहा था हमको वीडियो कॉल पे रविराज जी को दिखा देना, ये मैं बता रही हूँ। पापा ने कहा था क्योंकि हम बहुजन, हमारे बाबा का गाना बहुत सुनते हैं और वो बड़ा बड़ा बहुजन, आगे बड़ा बहुजन, तो ये 2 जो गाने इनके दिमाग में चलते रहते हैं। पापा ने कहा मुझे वीडियो कॉल पे दोनों का चेहरा दिखा देना, मैं वो काम वैसे कर चुकी हूँ लेकिन मैं आपसे बात भी करा दूंगी। तो ये जो आइकॉन आपके बीच में समाज के बैठे हुए हैं, अभी इनकी जोरदार प्रस्तुति होगी उस कार्यक्रम, वो बस कार्यक्रम के साथ साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि उस गाने को भी जरूर आप बनाइए, जिससे कि समाज में जो एक ताना बाना है वो इकट्ठा हो, क्योंकि हमारे नेताओं को इस बात का पता होना चाहिए कि हम अकेले सरकार नहीं बना सकते, हम अकेले सरकार नहीं बना सकते, अकेले अखिलेश यादव सरकार नहीं बना सकते, अकेले हमारी बहन कुमारी मायावती सरकार नहीं बना सकती। तो फिर भी अगर ये गठबंधन का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो इस सामाजिक व्यक्तियों को, हम लोगों को इस सामाजिक गठबंधन को बनाना होगा। और यही कारण है कि अगर ये नहीं होता है
तो समाज ठगा हुआ महसूस करता है। गठबंधन दो तरीके का होता है, एक पार्टियों का गठबंधन कि जब नेताओं का गठबंधन हो जाए तब समाज का गठबंधन हो, जैसे 19 के लोकसभा चुनाव में हुआ था कि पहले पार्टियों का गठबंधन हुआ, उसके बाद समाज का गठबंधन हुआ। समाज का गठबंधन ऐसा हुआ कि मुकदमे तो छूट गए, लेकिन जहां जहां धर्म आड़े आया, हमारे बनारस में इन मनवादी लोगों ने घूम घूम के प्रचार किया। मैं गवाह हूँ इस बात की। घूम घूम के मेरे सामने बोले, अरे काकी आई बस्तियों में खटिक बस्ती चमैनिया की वोट देबू, चमैनिया प्रधानमंत्री बन जाए, चमैनिया की वोट, यानी धर्म को आगे ला करके लोगों को बहलाया फुसलाया जिन लोगों ने। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि गांव की जो फसल है इसमें सही टाइम पे गोबर और खाद डालने के लिए कैडर कैंपों की जरूरत है। ये सामाजिक ताना बाना बना रहेगा जो दूसरी तरीके का गठबंधन होता है कि समाज को वैचारिक रूप से मजबूत करना है, संगठित करना है, और उसके बाद फिर बहुजन विचारधारा पे चलने वाली जो दो पार्टियां हैं इनको इकट्ठा करने का काम किया जाए। और हम इस बात को मानते हैं कि पिछली बार अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़प्पन का जो है क्या बोलते हैं, बड़प्पन का एक उदाहरण दिया था, प्रमाण दिया था कि वो स्वयं चल के गए, जो बरसों पुरानी दुश्मनी थी उसको खत्म किया। वो स्वयं जा करके हमारी सम्मानित बहन जी का पांव छुआ, एक नई क्रांति का आगाज दिया। जहाँ पे लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, वहाँ अखिलेश भैया बहन जी को पूरे सम्मान के साथ पांव छुआ, और उसके साथ साथ उनकी पत्नी ने भी भरे मंच में, भरी सभा में सबके सामने बहन जी का पांव छुआ। ये एक बहुत बड़ा संकेत था। लेकिन ये पांचवी फाल फेल भिखमंगे लोग, ये भिखारी लोग, समाज में भेदभाव पैदा करने वाले लोग, जिन्होंने समाज को जातियों में बांटा, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, जिन्होंने कभी नहीं चाहा कि ये भारत देश आगे बढ़े, जो हमेशा अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते रहे, ये लोग फिर कामयाब हो गए जनता के बीच में ये प्रसारित करने के लिए कि डिम्पल भाभी ने चमैनिया का पैर छुआ। ये फिर धर्म को सामने ले आए। इसलिए मेरा बहुजन समाज आप सबसे अनुरोध है कि जो लोग आपको धर्म और जाति के नाम पे बांट रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको खुद ही सावधान भी रहना है। ऐसे लोगों को जवाब भी देना है कि भाई बहन आपस में एक दूसरे का पांव छू रहे थे, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा, क्यों तुम उठ करके आ रहे? अरे तुम्हारा समाज जाए ना, तुम जाओ अपना सम्मेलन करो, तुम जाओ मुख बनाओ, तुम जाओ अपना पंडितगिरी करो, कोठागिरी करो, जाओ पाखंड फैलाओ, हम तुमको रोक रहे हैं क्या? साहब कांशीराम कहते थे कि इस मनुवाद की जड़ में क्या है, ये लोग केवल समाज को तोड़ने का काम करते हैं। मैं बहुजन समाज जोड़ने का काम कर रहा हूँ, मैं इनको छूट देता हूँ, जितना मर्जी आए उतना तोड़ फोड़ मचाए, लेकिन मैं कांशीराम हूँ। साहब कहते थे कांशीराम का काम है समाज को जोड़ना, और मरते दम तक समाज में कांशीराम जोड़ने का ही काम करेगा। इसलिए कुछ लोग साहब को कहते हैं अवसरवादी थे। साहब कभी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर, कभी सपा के साथ मिल करके, कभी बीजेपी के साथ मिल करके सरकार बनाए, और साहब कांशीराम जवाब देते थे कि हाँ मैं अवसरवादी हूँ। जिसको सत्ता से इतने साल तक वंचित रखा गया, वो जब मौका पाएगा तो वो शासन सत्ता में आने के लिए कोई भी युक्ति लगा सकता है। इसलिए शासन सत्ता में वो दौर था जब कोई युक्ति लगाने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज शासन सत्ता में आने के लिए केवल भाई पवन यादव को और डॉक्टर इंदु चौधरी को केवल इकट्ठा होना है। समाज बाकी अपने आप इकट्ठा होगा, क्योंकि ये दो मजबूत विचारधाराएं हैं जो उत्तर प्रदेश में, जिनको कोई हिला नहीं पा रहा था, और जिनको हिलाने का काम कर दिया इन तथाकथित लोगों ने। और इसमें जो बीच में पिसता है वो हमारे टोपी वाले भाई, हमारे मुसलमान हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो इधर जाएं, कि वो इधर जाएं, कि वो किधर जाएं, और इधर उधर किधर के चक्कर में 3 जगह इनका वोट बंट जाता है। इसलिए आपकी और हमारे बीच की लड़ाई में मलाई कोई तीसरा चुटिया वाला खाके चला जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम ऐसा नहीं है कि हम संगठित नहीं हैं, हम एकजुट नहीं हैं, हम बहुत मजबूत हैं, बहुत एकजुट हैं। लेकिन एकजुट किसके नाम पे है? चमार चमैनिया से बिया करी, अहिर से बिया करी, धोबी धोबियने से बिया करी। जब समाज किसके नाम पे एकजुट है? जाति के नाम पे एकजुट है। तो इस जाति के नाम पे एकजुट समाज को, हमको धर्म के नाम पे जो एकजुट समाज है, इसको हमें वापस समाज के रूप में एकजुट करना है। कि इन लोगों ने धर्म, जाति, भाषा, नाम, तमाम चीजों के आधार पे हमको जो बांटा है, इसके खिलाफ हमारा जो गठबंधन होगा, जो सामाजिक ताना बाना होगा, वो एक जवाब होगा। हमें
जो वैचारिक स्तर पे विचारधारा है, ये तमाम महापुरुष हैं। बाबा साहब को लोगों ने कह दिया कि अरे ये तो चमार जाति में महार जाति में पैदा हुआ। कांशीराम को बोल दिया ये तो रमदसिया चमार जाति में पैदा हुआ। लेकिन जब कांशीराम साहब पुणे में आंदोलन लेकर के जब निकले थे तो साहब कांशीराम अपने साथ 3 बाबा लेकर के आए थे, एक दाढ़ी वाला बाबा, एक टाई वाला बाबा और एक पगड़ी वाला बाबा। तो पगड़ी वाला बाबा थे ज्योतिबा फुले और पगड़ी वाला बाबा थे छत्रपति शाहू जी महाराज। दाढ़ी वाला बाबा थे ये बीच में पेरियार दामन और स्वामी नायकर जो कि गड़ेरिया यानी पाल समाज के थे। ज्योतिबा फुले यानी कि माली समाज के थे और छत्रपति शाहू जी महाराज कुर्मी समाज के थे। और टाई वाला बाबा यानी कोट वाला बाबा यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये तो महार जाति के थे। ये लोग जो कहते हैं ना जातियों के नाम पे बांटते हैं, उनको हमारे महापुरुष अपने आप में ही एक जवाब है कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम किसी जाति में बंटना नहीं जानते। हम शाहू महाराज के वंशज हैं, हमको किसी जाति का फर्क नहीं पड़ता। हम बिरसा मुंडा की औलादे हैं, हम उदा देवी पासी की औलादे हैं। हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा ही है जो हमको इकट्ठा रखी है। ये सारे महापुरुषों का इतना दम देखिए कि तथाकथित लोग जो हमको जातियों में बांटते हैं, आज आपके बाबा साहब यहाँ तक कि कांशीराम साहब का भी फोटो अपने मंच पे लगाने के लिए मजबूर हैं। इसलिए सोचिए कि वैचारिक स्तर पे हमारे महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया, हमको कितना मजबूत किया। इसी सामाजिक गठबंधन पे काम करना है और जो तुरंत क्रेडिट पा ले कि हम बस हमको पद मिल जाए, हमको सम्मान मिल जाए, हमको मंच मिल जाए, इसी ने बेड़ा गर्क करके रखा है। ये जो मंच माला वाला